my mother used to live with me. So my father passed away when I was studying. So I was responsible for her. मेरे कोई भाई बहन नहीं है. I had no brothers, no sisters. So I had to look after her. And obviously at that age she didn't want to go abroad. We used to have people coming to our office and covering their face. Some people covering their face with, wearing a cap and glasses, or covering their face with a mask, just because they didn't want to be seen borrowing money. Honesty, integrity of the good average middle class Indian, जो आपको दूसरी कंट्रीज में नहीं मिलेगी. My father's always taught me कभी भी अपने आप को ज़्यादा नहीं समझना चाहिए और सब लोगों से एकदम रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए. तो फिर वो चाहे किसी कंपनी के CEO हो या फिर चाहे वो कोई आपका जो सर्विस प्रोवाइडर हो, ब्लू कॉलर वर्कर हो, वो ही क्यों ना हो. सात नवंबर 1954 को मायानगरी मुंबई में जन्मे केके मिस्त्री का सफर सच में किसी को भी इंस्पायर कर सकता है. स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री ली और 1975 में अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की. शुरुआत में उन्होंने एयर फर्ग्यूसन, हिंदुस्तान यूनिलीवर और इंडियन होटल्स कंपनी जैसी जानी मानी कंपनियों में काम किया. लेकिन उनका असली सफर शुरू हुआ 1981 में, जब वो HDFC लिमिटेड से जुड़े. यहीं से उनकी एक नई और यादगार यात्रा की शुरुआत हुई. ये सिर्फ एक जॉब नहीं थी, ये वो मंच बना जहां से उन्होंने भारत के लाखों लोगों के घर के सपनों को साकार किया. उनकी सोच, उनका विजन और लीडरशिप ने HDFC को देश की सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल कंपनियों में से एक बना दिया. 2023 में HDFC लिमिटेड का HDFC बैंक में मर्जर हुआ, लेकिन HDFC से उनका रिश्ता अभी भी बना हुआ है. आज भी वो HDFC बैंक के बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं. इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे एक बहुत सरल और भावुक इंसान छुपा है. 40 साल से भी ज्यादा का अनुभव रखने वाले केके मिस्त्री आज भी देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं. अब चलिए जानते हैं उनके उस पहलू के बारे में जो अक्सर लोगों की नजरों से छिपा रह जाता है. उनके सफर की वो कहानियां जो कम ही लोग जानते हैं. नमस्कार, रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट में आपका स्वागत है. मैं हूं निशा और आज हमारे साथ एक खास व्यक्ति जुड़े हैं. फाइनेंशियल इंडस्ट्री में लीडर रह चुके केके मिस्त्री जी. केके जी, स्वागत है आपका रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट में. जैसे प्रोफेशनली तो सब लोग आपको जानते हैं, लेकिन आज हम आपके पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा टच करने जा रहे हैं. हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में. तो शुरुआत करना चाहेंगे कि अपनी स्टडीज कहाँ से कंप्लीट की, किस तरह से CA बने आप? I studied in Campion School. अभी उस दिन में उन those days you had SSC and ISC. अभी जो नई जो चीज़ें वो सब नहीं थी. So I studied my schooling in ISC, Campion School. I finished my schooling and then I started with, I went to Sydenham College. I did my BCom with Sydenham College and I was always very good at numbers. Numbers जो है ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. Just शक्ल मुझे शायद याद नहीं आएगी, पर आपकी शक्ल के ऊपर कोई नंबर होगा तो मुझे याद आएगा. बिल्कुल. So numbers was my specialty. So I took accounting and finance and I did my BCom, then I did my CA from Ferguson, then I did industrial training with Hindustan Lever. फिर मैंने इंडियन होटल्स ताज में 2 साल काम किया, 1.5 साल, 1.5 years, and then I joined HDFC. So मैं HDFC ज्वाइन किया 1981 अक्टूबर में. तो मर्जर तक मैं HDFC में ही था. I started as assistant manager accounts. फिर मैं मैनेजर अकाउंट्स बन गया. फिर मैं HDFC के बोर्ड पे आ गया 1993 में. तो उस टाइम तो मैं काफ़ी यंग था, तो आई एम टॉकिंग ऑफ 32 years ago. तो मैं बोर्ड पे आ गया. फिर 2000 में मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया. फिर 2009 में मैं CEO, वाइस चेयरमैन CEO बन गया. तो इट्स अ लॉन्ग बहुत सक्सेसफुल जर्नी रही है ये पूरी. 40 हम कह सकते 4 दशकों की ये पूरी जर्नी बहुत ही सक्सेसफुल रही. लेकिन अब जब CA बने, क्योंकि आज तो हम देख रहे हैं CA पे तो आज सीरीज भी बन रही है, मूवीज भी बन रही है, लेकिन तब जब आपने CA किया था तब बहुत कम लोग होंगे जो इस फील्ड में होंगे. क्या तब कोई चैलेंजेस थी? चैलेंजेस तो वैसे कुछ नहीं थी, बिकॉज माई स्पेशलाइजेशन वॉज ऑलवेज अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग में तो मैंने हमेशा बहुत अच्छा किया. अकाउंट्स, फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, दैट इज़ माई कोर कॉम्पिटेंसी. इसलिए आज भी मुझे फाइनेंशियल नंबर्स होते हैं ना, तो मुझे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट होती है. कोई लंबा प्रेजेंटेशन करेगा ऑन स्ट्रैटेजी, और मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है. पर अगर वो स्ट्रैटेजी में नंबर्स आ जाते हैं ना, तो मेरा पूरा माई फुल अटेंशन
तो आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की तो आपने भारत क्यों चुना? आप तो विदेश भी जा सकते थे। नहीं, वैसे बहुत ऑप्शंस थे, अब विदेश जाने के ऑप्शंस, बट माई मदर यूज टू लिव विद मी. सो माई फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज स्टडिंग. तो आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर. मेरे कोई भाई बहन नहीं है. आई हैड नो ब्रदर्स, नो सिस्टर्स. सो आई हैड टू लुक आफ्टर हर. एंड ऑब्वियसली एट दैट एज शी डिडंट वांट टू गो अब्रॉड. तो मैंने इंडियन होटल्स में काम जब भी शुरू किया, तो आई वॉज, एज आई सेड, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में था इंडियन होटल्स में. एंड देन I did a manual for accounting in Indian hotels, and then they wanted me to go to Goa as chief accountant. तो मुझे गोवा नहीं जाना था, because गोवा में जाके I couldn't take my mother wasn't keen on it. So I said I'll continue staying over here. तो यहाँ पे उसी टाइम HDFC की ऑफर आई. उसी टाइम 3 ऑफर्स आई. एक HDFC से आई, एक सिटी बैंक से आई, और एक मल्टीनेशनल कंपनी से आई. और तीनों में से मैंने HDFC सेलेक्ट किया. एंड आई हैड नो रिग्रेट्स. आई हैव नेवर हैड रिग्रेट्स आफ्टर दैट. तो मतलब HDFC को चूज करना कोई खास वजह रही तब? वजह इतनी थी कि मैंने जो मेरा इंटरव्यू था वो दीपक पारेख के साथ था. और मुझे उसी टाइम इतना इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर लगा, इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर लगा कि मुझे लगा मुझे यहीं पे काम करना है. मुझे लगा मैं सिटी बैंक में अगर काम करूँगा तो आई विल बी 1 आउट ऑफ 100,000 पीपल. मुझे कुछ रोल नहीं मिलने वाला है. I thought HDFC is the place to start. तो मैं असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट से शुरू हुआ. अभी असिस्टेंट मैनेजर इतना बड़ा पोस्ट नहीं लगता है, बट इट वॉज द नंबर 2 पोस्ट इन अकाउंट्स इन दोज डेज. ने 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर, मैं असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर अकाउंट्स बन गया. और फिर उसके बाद तो आई टुक ऑन थोड़े टाइम के लिए आई टुक ऑन HR, आई टुक ऑन कॉर्पोरेट प्लानिंग. सो काफ़ी रोल्स मेरे. तो आपने वेरियस डिपार्टमेंट्स भी काम कर लिए. तो आपको लैंडिंग में नहीं niche किया, पता कभी भी होगी सब. लैंडिंग में नहीं किया. तो जब आपने इतनी अच्छे दशक गुजारे हैं फाइनेंशियल सेगमेंट में, इंडस्ट्री में, सो मुझे काम से पहले से ही आई हैड लॉट ऑफ डेडिकेशन, लॉट ऑफ अफेक्शन. एंड आई रियली थिंक दैट कभी भी आपको ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए ना, तो आपको कोई शॉर्टकट नहीं मिलना चाहिए. आपको ज़िंदगी में जो भी करना है, यू हैव टू वर्क विथ फुल हार्टेड टोटल डिवोशन. और जो टोटल डिवोशन के साथ आप अगर काम करेंगे तो आप इनएविटेबली सक्सेसफुल होंगे. थोड़े बम्प्स आएंगे ऑन द वे. एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी अ स्मूथ स्केल, बट परसिस्टेंसी आपको होना चाहिए, और वो परसिस्टेंसी के साथ आप बहुत अचीव कर सकते हैं. सर आप तो काम के लिए पूरा डेडिकेटेड थे, लेकिन ऐसे कोई शौक है जो आपको अभी भी पसंद है, अभी भी आप उसके लिए टाइम निकालते हैं? मुझे स्पोर्ट्स का शौक है, सॉन्ग्स का शौक है, ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स. आई लव ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स. और ओल्ड मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ 1950s, 1960s, 1970s तक. आफ्टर 70s मुझे शौक हिंदी सॉन्ग्स के इतने शौक नहीं, बट तो ओल्ड सॉन्ग्स आई स्टिल लव. गाते हैं आप? बहुत चाहते हैं. आई लव देम वेरी मच. आपका पसंदीदा एक गाना भी सुना दीजिए, आपका जो धुन आपको पसंद हो. अनफॉर्चुनेटली मुझे माय वॉइस इज सो बैड कि मैं गा नहीं सकता, एंड माय प्रोनाउंसिएशन इज बैड, बट आई अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. आई कांट स्पीक बट आई अंडरस्टैंड वेरी वेल. तो आपको कहाँ घूमना पसंद है? क्योंकि हम तो जानते हैं आपको मुंबई पसंद है. नहीं, मुझे घूमना इतना पसंद नहीं है, बट अगर मुझे घूमना ही है तो फिर आई लाइक टू गो टू लंदन, आई लाइक टू गो टू बैंकॉक. दीज आर 2 प्लेसेस आई लाइक. बट दुबई इज द 3rd प्लेस आई लाइक. क्योंकि ये जगहों में you get a lot of refreshment. आप काम से थोड़ा टाइम you take a week off and go somewhere, you feel a lot refreshed when you come back. तो कभी मैम कंप्लेन नहीं करती कहीं घुमाने नहीं ले जाते? नहीं, वो भी साथ रहती. अच्छा, जैसे हम जानते हैं पूरी लाइफ हमारी मुंबई में रहते हैं और मुंबई इतनी बिजी लाइफ होती है, तब आप ऐसे शौक के लिए कैसे टाइम स्पेंड करते हैं? किस तरह से आप अपना खाली समय बिताना चाहते हैं? देखिए, मुझे क्रिकेट में भी बहुत शौक था. मैंने सॉन्ग्स का आपको बताया, मुझे क्रिकेट में बहुत शौक था. मेरे फेवरेट क्रिकेटर्स थे, तो उन क्रिकेटर्स की हर एक मैच में कोशिश करता था कि जितना मैं देख सकूं. आइडा आई वॉच द मैच, और आई वॉच द हाईलाइट्स, और डू समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो सबसे पहले तो I would say from the olden days, Farooq Engineer, सुनील गावस्कर, अजीत वाडेकर, फिर सचिन तेंदुलकर. तो ये 4 प्लेयर्स थे, वो मेरे फेवरेट्स थे. सब बॉम्बे के हैं और सब मेरे फेवरेट्स थे. तो आप कभी स्टेडियम में भी गए हैं देखने के लिए? बहुत बार गए हैं, बहुत. अभी रिसेंट टाइम्स नहीं, क्योंकि आज इतनी थिंग्स हैव बिकम सो मच मोर सोफिस्टिकेटेड कि आप टीवीज पे रिप्लेस दे सकते हैं. यू कैन वॉच रिप्लेस. तो द चार्म ऑफ वॉचिंग एट होम इज when you can really get to see how the ball is moved, वो आपको स्टेडियम में नहीं मिलती है. स्टेडियम एटमॉस्फेयर है, बट जो क्रिकेट की जो जेन्युइन क्रिकेट फैंस है, जिनको असली में क्रिकेट देखना है, वो टीवी पे आपको बेहतर दिखेगा मेरे हिसाब से.
अब तो पहले से आपको थोड़ा समय मिल जाता होगा काम से जरा बाहर निकलने का, तो कौन सा ऐसा हॉबी है या क्या आपको पसंद है इस खाली टाइम में देखिए काम करना? अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मैं सोचा आई थॉट कि व्हेन आई रिटायर्ड मुझे इसलिए मैंने रिटायर वर्ड यूज नहीं किया क्योंकि मुझे पता है तो अभी मैं सोचा अभी भी आप इन्वॉल्व हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत बहुत टाइम तो मिल ही जाता होगा। अभी टाइम थोड़ा बहुत मिलता है, तो व्हाट आई हैव डन इज नाउ आई सेड कि वी अर्लियर वी यूज्ड टू गो ऑन हॉलिडे वंस अ ईयर, 1 वीक इन अ ईयर। हम लोग फ्राइडे रात को निकलते थे एंड वी वुड कम बैक ऑन द फॉलोइंग संडे, 1 वीक इन अ ईयर, दैट वाज स्टैंडर्ड हर साल। फॉर साल मीनिंग आई वुड से आई गॉट मैरिड इन 84, प्रैक्टिस ऑफ गोइंग ऑन हॉलिडे स्टार्टेड इन 2003, उसके पहले था ही नहीं, 2004 होगा शायद, 2004 होगा। After 2004 every year I used to go for 1 week. Now instead of going 1 week I can go 1 week twice in a year. That's the difference. अभी क्या सोचा है, अगर आगे टाइम भी मिल जाए तो आप क्या करना चाहोगे? मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। आई एम एडवाइजर टू वेरियस एंटिटीज़, आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ मेनी कंपनीज। वो सेबी की जो प्राइमरी मार्केट्स एडवाइजरी कमेटी है उसकी मैं चेयरमैन हूँ, तो मैं तो बहुत इन्वॉल्व हूँ, बिल्कुल। बहुत इन्वॉल्व हूँ। जब आपने कोई भी ये बात financial- छेड़ी है तो ये मैं जान, क्योंकि फाइनेंशियल ग्रोथ, पूरा फाइनेंशियल ग्रोथ आपने देखा हुआ है, ये पूरी जर्नी आपने कैसे देखी, इसमें क्या उतार चढ़ाव आपको फाइनेंशियल ग्रोथ में दिखे? देखिए जो इंडिया 1981 में जब भी मैं HDFC व्हेन आई जॉइंड HDFC, वो उस टाइम की व्हाट इंडिया वाज एंड व्हाट इंडिया इज इन 2025 इज इनकम्पैरेबल। जो पहली शुरुआत देखी वाज इन 1992। वो 1992 में आपको याद होगा द कंट्री वाज 1991-92 कंट्री वाज इन ग्रेट डिफिकल्टी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, वी हैड टू प्लेज गोल्ड टू कम आउट ऑफ अ क्राइसिस एंड दैट opened up the Indian economy. So जो 1992 की जो budget थी, that budget opened up the Indian economy. And after that there was no looking back. Slowly, steadily things started opening up. Banking opened up to private sector, insurance opened up to private sector, more and more asset management companies came into being, and foreign investors started putting money into India. So there was no looking back after that. And then the last 10 years have been phenomenal years. So India ने जो growth देखी है, what growth we've seen from 2014 to 2025 is astounding. जो इंडिया की जो respect है, the respect India carries overseas today is far higher than it ever was historically. And I see that क्योंकि I still go and meet investors regularly and talk to investors regularly, and I see the respect in which India is held today is really in very high regard. तो जो रिस्पेक्ट हमने जो पाई है, दैट इज फंक्शन ऑफ ऑल द रिफॉर्म्स दैट हैव हैपेंड ओवर द ईयर एंड द ग्रोथ दैट द इकोनॉमी हैज सीन। तो ऐसे क्या पहलू थे जो इतना समय लग गया हमारे इस फाइनेंशियल ग्रोथ को आगे बढ़ने में? No, फाइनेंशियल ग्रोथ तो ऐसे बढ़ता है ना। इट्स नॉट आपकी, यू लुक एट द वे द इकोनॉमी हैज ग्रोन। लास्ट ईयर इकोनॉमिक ग्रोथ originally was put at 8.2% and then has been revised upwards to 9.2%. This year we will probably end at about 6.5%. Now, आपको लगेगा कि 6.5% is a big drop from 9.2%, but if you look at the rest of the world, the whole world is growing at less than 4%. तो कहाँ पे पूरी दुनिया की जो ग्रोथ इतनी कम है, इन दैट कॉन्टेक्स्ट इंडिया रियली स्टैंड्स आउट। तो आज एनी इन्वेस्टर विल टेल यू कि जो ग्रोथ जो है वर्ल्ड में, दैट ग्रोथ इज रियली कमिंग इन इंडिया। और हमारी जो बिगेस्ट एडवांटेज इज आर यंग पॉपुलेशन। 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज बिलो 35 years of age। और हमारी खाली एक ही only one thing we need to do is we need to ensure that we are creating enough jobs for all the people who are passing out from schools and colleges every year. जो अगर हम jobs create कर सकते हैं, which so far we've been doing with reasonable success, अगर हम जो jobs create, if we continue creating jobs, then I have no doubt in my mind that the economy will continue scaling further and further up. And the growth if I was to project India's CAGR growth over the next 5 years, I would say definitely upwards of 7%. 7.5% would be my range. And 7.5% is not small. It's very big in a global context. डेफिनेटली। जब आपने 81 में HDFC ज्वाइन किया, तब जो हम कह सकते हैं कि जो होम लोन लेते थे, उनका नजरिया कैसे था, या उनका लोन लेने का नजरिया कैसा था और आज कैसा है? देखिए उस टाइम तो पीपल वर वेरी शाई ऑफ टेकिंग अ लोन। तो मुझे याद है कि जब मैंने HDFC ज्वाइन किया था, we used to have people coming to our office and covering their face, some people covering their face with wearing a cap and glasses
or covering their face with a mask just because they didn't want to be seen borrowing money. तो तब लोन उस लेने का जमाने स्टिग्मा में था कि लोन नहीं स्टिग्मा ले नहीं था, but लोन नहीं लेके लोन नहीं लेना लेना है। चाहिए, हम्म, लोन नहीं लेना चाहिए, वो बिलीव था. तो पीपल वर शाई ऑफ बीइंग सीन इन आवर ऑफिस. तो देयर वर पीपल जो बोलते थे कि मुझे ओपन में प्लीज कुछ क्वाइट जगह पे मैं कैन आई meet on a quiet place. So we take them to a small room, and we had different small rooms, and our front office would talk to them there. So that was the India of those days. Today it has become a practice. It is nothing. We have become so westernized in our habits. कि जो western countries में जो होता है वो भी इंडिया में भी शुरू. So people are very very open, very very willing to go and borrow money. But आज भी even today, if you take a housing loan, the attitude of a person will be very different from if he was to take, let's say, a consumer loan. जैसे कि आप हाउसिंग लोन लेंगे ना तो you will make extreme effort to make sure कि आप कभी डिफॉल्ट नहीं करें, क्योंकि आपने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की हुई है. एंड इन इंडिया द सिंगल लार्जेस्ट पोजेशन फॉर एनी इंडिविजुअल इज द हाउस इन विच ही स्टेज. तो हमारी HDFC की जो हिस्ट्री है 1978 से लेके 2023 तक, historically in all that period of time, the total loans written off जो हमने individual borrowers से loan recover नहीं किया था and we had to write off that loan was only 0.04% of what we disbursed. 1 साल 2 साल में नहीं, 0.04% cumulatively over 45 years. That was a track record that we had, and that track record is not only reflecting our own appraisal skills and recovery, it also reflects the values of the middle class in India. तो कह सकते हैं पहले घर लेना है तो पैसे जोड़ो और फिर घर लो, बिल्कुल, लोन लेके मत लो. बिल्कुल. लेकिन अब तो हम देख रहे हैं ज्यादातर There's much greater willingness. लोन लेते हैं. तो इस बिहेवियर में कोई आपको चेंजेस दिखे हैं? दूसरी चीज आप देखेंगे, चेंज नहीं हुआ है. एवरेज एज ऑफ अ फर्स्ट टाइम होम बायर 1981 में होगा 42 ईयर्स और मर्जर के टाइम होगा अबाउट 37 ईयर्स. कुछ फर्क नहीं हुआ है, 42 to 37 एंड नाइदर ईयर. सेकेंड थिंग आपने जो नोट की है, तो पीपल कम एंड प्रीपे लोन्स. हमारा जो एक्सपीरियंस था ओवर दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज every year, irrespective of whether interest rates were high or interest rates were low, we would get between 10 and 12% of our loans outstanding at the beginning of the year getting prepaid during the year. 10% minimum था, 12% maximum था. And the only year where that it was not between 10 and 12 was the COVID year. तभी एकदम कम हो गया था. नहीं तो every year people come back and prepay part of the loan. It's not full payment. It is not refinancing. लोग रिफाइनेंस नहीं, थोड़े बहुत होंगे पर इतने नहीं थे. इट इज़ जस्ट द मिडिल क्लास एटीट्यूड ऑफ पीपल कि हमने लोन ली हुई है, वी गॉट सम बोनस एट द एंड ऑफ द ईयर, लेट मी कम बैक एंड पे बैक पार्ट ऑफ द लोन. सो दैट इज़ द ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी ऑफ द गुड एवरेज मिडिल क्लास इंडियन, जो आपको दूसरी कंट्रीज में नहीं मिलेगी. इतने 4 दशकों के एक्सपीरियंस के बाद सर, आज आप एक होम बायर को क्या ऐसी सलाह देना चाहेंगे, या फिर आने वाली पीढ़ी को क्या ऐसी सलाह देना चाहेंगे जो वो गलती ना करे while taking a home loan? देखिए, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ होम बायर इन माई ओपिनियन इज टू बी 100% श्योर दैट ही इज बाइंग अ प्रॉपर्टी जिसमें टाइटल्स बराबर है, बिल्डर की कैपेबिलिटी अच्छी है, बिल्डर कंप्लीट कर सकेगा, अप्रूवल्स जो चाहिए बिल्डर के जो चाहिए वो लिया. We try to do that in every case. I think 99.9% of the times we succeeded. शायद 1-2 ऐसे instances होंगे where we had to, we were not able, the property could not get completed. But by and large, those instances are extremely, extremely rare. तो आपको लोन ले सकते हैं, आप जरूर लोन ले सकते हैं. बट लोन अगर आप लेंगे ना तो आपको लोन की कमिटमेंट होनी चाहिए कि आप हर महीने वो लोन की रीपेमेंट कर ले, और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट नहीं दिखना चाहिए. 0.25% ज़्यादा होगा, 0.25% कम होगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट सेफली. क्योंकि बहुत ऐसे इंस्टेंसेस है where people used to live in Bombay, take a house in Bombay, buy a house in Bombay, retire in Bombay, and then they sell off their house, get money, and then move to, let's say, Pune and buy a property in Pune.
तो कई बार तो बहुत ऐसे इंस्टेंसेस है. सो जो सरप्लस जो मिलता है व्हेन दे सेल द प्रॉपर्टी, दैट सरप्लस दे यूज फॉर दूसरी creating a livelihood. Okay. इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट की जो इनकम आती है, दैट इनकम हेल्प्स इन सस्टेनिंग देम. तो कोई ऐसी गलतियां अभी भी लोग कर रहे हैं जिनसे उनको बचना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं है. पीपल आर वेरी केयरफुल. पीपल कम, हम फॉर एग्जाम्पल इन आर केस वी यूज्ड टू सी कि पीपल वुड कम टू मीट अस नॉट once or twice, or there were people who come and meet us 3 times and 4 times, क्योंकि they just wanted that comfort कि जो जो डिसीजन उन्होंने लिया है टू बाय अ प्रॉपर्टी फ्रॉम XYZ, वो डिसीजन सही है, प्रॉपर्टी इज गोइंग ऑन ऑल राइट, बिल्डर इज कंस्ट्रक्टिंग प्रॉपर्ली एंड थिंग्स लाइक दैट. इंटरेस्ट रेट साइकिल के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक कई ऐसे लोग हैं जो जनरल पब्लिक है, उनको इंटरेस्ट रेट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है. पहले भी आपको पता है फ्लोटिंग, फिक्स, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते थे. ये साइकिल पूरी हमें समझाइए. सो आप देख, इफ यू सी टिल आई थिंक 2000 first 20 years there was no concept of floating rate loans. सब loans fixed rate थे and rates were very simple. When I joined HDFC, मुझे याद है कि if there was a loan up to 10,000 rupees, the interest rate was 12.5%. If it was 10,000 to 30,000, the interest rate was 13%, ऐसा कुछ था. And then if it was higher than that, it was 13.5%. And average loan amount used to be in thousands. When at the time of the merger, the average loan amount was about 32-33 lakhs. So it was not still the 1 crore and 2 crore and 3 crore kind properties. Our lending was largely to middle class individuals buying a property for their own use. And that is, I think, the single biggest driver of the fact कि हमारे defaults बहुत कम थे, हमारे write-offs तो non-existent virtually था. आप देखें 4 basis points write-off in 45 years. Not each year. पूरे 45 years में total loans write off, if you add up the total disbursements and divide, you will get 0.04%. That must be some kind of a record. लेकिन पहले कैसे होता था ना, इंटरेस्ट रेट पे सबको इतना फोकस नहीं होता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हर एक पॉलिसी जब आती है हमारा फोकस इंटरेस्ट रेट पे आ जाता है. क्या सही में इतना फोकस रखना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि 25 basis points आगे या 25 basis points पीछे, everyone's rates are more or less the same. आपको देखना चाहिए कि आपको सर्विस सही मिल रही है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही तरह से प्रिजर्व किए हुए हैं, थिंग्स लाइक दैट. दोस टू मी आर मोर इम्पोर्टेंट देन लिटिल बिट हियर एंड देयर इन टर्म्स ऑफ. आज के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो आपको कैसे लगते हैं कंपेयर टू अर्लियर? देखिए, इंटरेस्ट रेट्स तो साइकिल में रहते हैं. इंटरेस्ट रेट्स विल गो अप एंड इंटरेस्ट रेट्स विल गो डाउन. इन एनी इकोनॉमी इंटरेस्ट रेट्स कैन नेवर रिमेन डाउन एंड कैन नेवर रिमेन अप. अगर इकोनॉमी वीक हो गई, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे. अगर इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे. सो दिस इज अ फिनोमिनन यू हैव टू गेट यूज्ड टू. It's been there for the last 10 years, it will be there for the next 100 years. Today, in my opinion, we've reached a stage where interest rates have certainly peaked, and in my opinion, आपको और 2 interest rate reduction ये साल में मिलना चाहिए before December, in my opinion. You will probably see the first interest rate cut again, in my opinion, in April, and the second interest rate cut probably in August or October. वो मैं बोल नहीं सकता हूँ. It depends on the the data that comes out from time to time, but certainly April में एक cut आएगा and there'll be one more cut during the year. Hope for the best. लेकिन क्योंकि हम रियल एस्टेट और हाउसिंग फाइनेंस की बात कर रहे हैं, आपने इन दोनों को बहुत एकदम क्लोजली देखा हुआ है. रियल एस्टेट साइकिल जो हम देख रहे हैं, जो पहले था और अब है, खास करके डेवलपर के नजरिए से कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, हाउसिंग इज अ बेसिक नेसेसिटी. जो इंसान के लिए जो नेसेसिटी है इज फूड एंड शेल्टर. फूड, शेल्टर, क्लोथिंग. तो शेल्टर जो है वो तो हर आदमी के लिए इम्पोर्टेंट है. मैंने आपको पहले बताया कि द एवरेज एज ऑफ अ फर्स्ट टाइम होम बायर इन इंडिया 2 years ago used to be 38 years. 2/3 of our population is below 35 years. 2/3 of our population. इसका मतलब क्या हुआ कि 2/3 of our population today has not even thought of buying a house. But over the next 1, 3, 5, 10, 15, 20 years, all these younger people will need to buy a house. So you will see, in my opinion, a continued sustained demand for housing in India. Cycles आएंगे. थोड़ा time, you'll get a good cycle, you'll get a down cycle, you'll get a good cycle, you'll get a down cycle. But in the next 5 years, 10 years, 15 years, continuous growth in housing is something I would definitely think will keep happening.
तो I मतलब don't रियल want to एस्टेट की साइकिल तो बूमिंग ही रहने वाली है, उसमें ग्रोथ तो होगी ही होगी। ग्रोथ तो होगी, आप कोई भी हिसाब से ग्रोथ होगी, थोड़ी पीरियड में कम होगी, थोड़ी पीरियड में ज़्यादा होगी, थोड़ी पीरियड में थोड़ा स्लैक आएगा, थोड़ा पीरियड में एकदम शार्प इंक्रीज आएंगे। इफ टेक द लास्ट 10 years, आप देखो 7 years, यू सी 2016 to 2020 वेरी बैड साइकिल। काफ़ी चेंजेस आए थे, वी हैड डिमोनेटाइजेशन, वी हैड GST, वी हैड रेरा, all very good for the economy, very good in the long term, but short term mein there was some challenge that the real estate sector faced. So 2016 to 2020 was a period when properties were not selling very easily, papers mein aa rahe the continuously, oversupply of real estate and all that. Then came COVID, and COVID suddenly made it so important for people to buy their own house. Also, what happened with COVID is state governments started giving incentives. So Maharashtra said that stamp duty will be lowered from 5% to 2% and then 3% for some period of time. So the need for better and bigger houses because of COVID, coupled with that incentives that the state governments gave, coupled with the fact that over a period of nearly 4 years, house prices had not gone up, whereas income levels had continuously risen, meant that housing became more affordable. So you would see that from October 2020 till almost the time we speak now, housing has been going through a boom period. So ऐसे cycles आएंगे. I'm not saying that this boom period will continue forever. At some point of time, you will also see a bit of a slump. But अगर आप ये ऊपर नीचे का जो डिस्काउंट करें, you take a 10-year view, you will see a continuous demand for housing. क्योंकि structurally हमारी population इतनी young है कि people will need a house. It is a necessity. You will see more cities, more smaller towns becoming bigger cities over a period of time. That all these things are bound to happen. And you see how the infrastructure has changed. अगर Mumbai की, you talk of Mumbai, I mean, just to give you a small example, 1 year ago, before the coastal road came, to go from my house to Nariman Point would have taken 45 minutes, 50 minutes maybe. Today it takes 20 minutes, 25 minutes at most. तो कितना time कम हो गया? To go from here to Pune would have taken you 5 hours. Today it takes you 2.5 hours, maybe 3 hours. तो इतनी infrastructure में investment has been done that all that has made life a lot easier in the metros, in the big cities. वहीं रियल एस्टेट में डेवलपर्स के बिहेवियर में कितना चेंज आया, क्योंकि हम पिछले दशक में देखे जितने रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं, क्योंकि पहले इतना रेगुलेट नहीं रहते थे। ऐसा है कि जो रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं, GST, सेरा, ऑल दैट, इसमें क्या है कि इट हैज ब्रॉट इन मच मोर डिसिप्लिन। जो 10 years ago रियल एस्टेट में इतना डिसिप्लिन नहीं था, टुडे देयर इज मच मोर डिसिप्लिन। टुडे देर आर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। अगर आप प्रोजेक्ट बेचते हैं, आपको डिस्क्लोज करना ही चाहिए कि आपकी फ्लोर स्पेस कितनी है, आपकी कारपेट एरिया कितनी है, थिंग्स लाइक दैट। तो ट्रांसपेरेंसी इज टुडे फार हायर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी इन द पास्ट। क्योंकि पहले हम देखें तो लोग रूल्स पे इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहते थे, कई बार लोन में भी डिफॉल्ट करते होंगे, कई बार ऐसे इंस्टेंस होते होंगे। क्या अभी उसमें कमी आई है? लोन्स के डिफॉल्ट्स में डेवलपर्स आपसे कभी डेवलपर्स में मैंने बताया ना कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के टाइम में देयर इज ऑलवेज 100। आप अगर 1000 प्रोजेक्ट अगर आप फाइनेंस किया, अब 1000 प्रोजेक्ट में से 1-2 प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ सकता है। दैट इज नॉट समथिंग व्हिच कैन, वैरायटी ऑफ फैक्टर्स कैन कॉज दैट। आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है, कैसी ये रियल एस्टेट साइकिल रहेगी, इंटरेस्ट रेट साइकिल रहेगी, और जो होम बायर्स हैं, जो शायद कोई वेट कर रहा होगा अभी लेना चाहिए कि नहीं, अभी वेट कर लूं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो इंटरेस्ट रेट्स तो कम होने वाले हैं। अब वो तो मैंने आपको बता दिया। इन माय ओपिनियन यू विल सी 2 rate cuts in the course of the year, totally aggregating to another 50 basis points. Real estate will, as I said, इस चीज़ को आपको टाइम नहीं करनी चाहिए। अगर आपको घर लेना है, घर अच्छा है, आप ले लो। थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, वो ठीक है, बट इफ यू लाइक इट, बाय इट नाउ। You have to first like the property. It's something where you're going to stay all your life. It's not an investment. It is not like buying a car जो आप 5 साल या 7 साल के बाद आप डिस्कार्ड करेंगे। जो घर आपने लिया, तो 90% of Indians buy a house once and stay in that house all their lives. जो रीचेंज करते हैं, ये घर बेच के दूसरा घर लिया, दूसरा घर बेच के यू बाय थर्ड, दैट इज मोर अ वेस्टर्न फिनोमिनन। इंडिया में इतना नहीं है।
लेकिन कई बार कहते हैं ना, शेयर मार्केट और रियल एस्टेट, इनको बहुत क्लोज कनेक्शन देखा जाता है। देखिए, आप इसको घर कैसे की देखते हैं? जरूरत तो सबको है, एवरीवन नीड्स अ हाउस, पर आपको उस टाइम घर लेने के टाइम थोड़ा हेजिटेशन होता है, क्योंकि इट इज अ सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट यू आर मेकिंग. You may not have borrowed so much, you will never have borrowed so much money in your life. First time you're borrowing so much money. तो आपको हेजिटेशन होती है, आपको थोड़ा you think twice. उस टाइम अगर स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है, आपका थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, यू फील मच बेटर. आपका you have that courage to take that decision to go and buy a house. That is the link between real estate and stock market. So what I've seen, that जब भी you see house real estate, you see stock markets booming, एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर के लैग के बाद you will see real estate also booming. आपने अगर स्टॉक मार्केट का गॉड फॉरबिड डाउनसाइड साइकिल, बड़ा डाउनसाइड साइकिल देखा, तो विद अ लैग ऑफ 1 or 2 quarters you will see real estate also showing some sign of stress for some time. But as I said, these are cycles. थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, but the long term view is that prices will keep going up. Demand will always keep continuously keep going. कई बार होता है ना, जब जॉब लगती है और थोड़ा ग्रोथ होता है, कभी बोनस मिल गया, ऐसा लगता है लोन लेने का सही समय कब है? ऐसा कुछ सही समय नहीं है. सही समय वही है जब भी आपके पास मेंटल कंफर्ट है कि यू आर वेल सेटल्ड, नंबर 1, एंड नंबर 2, योर फैमिली लाइक्स अ हाउस. दीज आर द ओनली 2 क्राइटेरिया यू शुड लुक एट, नो अदर क्राइटेरिया. जब आपने HDFC ज्वाइन किया, तब आपकी सैलरी क्या थी? और आज जो मैं 2,620 रुपीज 15 पैसा. ओके, इन 81. और अब हम अभी जो स्टैंडर्ड देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत जंप आ गया है सैलरीज में, जो पहले हुआ करती थी और अब जो लोगों को मिलता है, उनके पास जो टैलेंट है उसके हिसाब से उनको सैलरी मिल रही है, जो शायद पहले भी होनी चाहिए. ऐसा है कि सैलरीज हैव केप्ट पेस विद व्हाट इज हैपनिंग इन द वेस्ट. वेस्ट के अंदर salaries are much higher, इंडिया के अंदर salaries have been lower, and over a period of time Indian salaries have also been rising to keep pace with West. But more than salaries, what has been contributing to wealth for this bright talent in the country is stock options. क्योंकि stock options companies देते हैं. Stock options you give at market price. If the company does well, the market price goes up. आप exercise करके you make money, you pay your tax. आप tax भर के आप you make your money. So salaries, stock options came into India in the 1990s, late 1990s. मुझे याद है हमारा पहला stock option था 1999 में, और हमारा एक पॉलिसी था कि हम every 4 years we will give stock options. So 99 में था, 2003 में था, फिर 2007 में था, फिर कोविड टाइम में, वो फाइनेंशियल क्राइसिस 2008-9 में 5-6 साल नहीं दिया. सो वी यूज्ड टू गिव स्टॉक ऑप्शंस लाइक दैट. बट हम जो स्टॉक ऑप्शंस देते थे, इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे स्टॉक ऑप्शंस आर गिवन इन इंडस्ट्री टुडे. वी यूज्ड टू गिव स्टॉक ऑप्शंस टू एवरी सिंगल एम्प्लॉय इन HDFC. कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं होगा जिसको स्टॉक ऑप्शन नहीं मिली होगी. एवरी टाइम, नॉट वंस, एवरी टाइम. हर टाइम हमने स्टॉक ऑप्शन दिया, वी वुड गिव टू एवरी एम्प्लॉय. We would give at senior levels, we would give at junior levels. और हमारे इतने employees नहीं थे. We had only 4,138 employees at the time of the merger. To look at a balance sheet size of nearly 8 lakh crores. तो if you look at efficiency ratios, cost per employee, profit per employee, cost income ratio, all those ratios, we would be by far the best, not in India, not in Asia, probably one of the best in the world for a retail financial institution. But stock options, we are talking of salary. Stock options is the way in which you attract good talent to work for you. और आजकल की स्टार्टअप्स में आप तो देखते होंगे, you see this being a big, huge, lucrative offer when someone wants to attract good talent. और आज जो अगर किसी को फाइनेंशियल सेक्टर में ज्वाइन करना है, तो उनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? तो बहुत अच्छा है. The financial sector in India will grow and will continue to grow. क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट में you see, any product you see, the penetration level of financial services in India is one of the lowest in the world. Mortgages, housing loans, 11.5% of GDP. You see the same ratio in the US, in the UK, in Germany, in advanced economies. It will all be upwards of 40, 45, 50, 55, 60%. Scandinavian countries may go to 75 and 80%. India mein it is still 11.5%, little less than 12%.
retail credit to GDP, which is total borrowings to GDP in India, it will be about 18.5 to 19%. 18.5 to 19%. Again, one of the lowest in the world. In many advanced economies, it will be 100%. When I give you mortgage to GDP at 11.5%, in China it is about 23%. So in India, penetration levels बहुत कम है because we have a young population. And slowly over time, that penetration level will increase. So I have no doubt in my mind that any financial service product you talk of, whether it's a lending product, whether it is housing loan, car loan, consumer loan, personal loan, whether it is credit cards, whether it is life insurance, general insurance, asset management, जो भी product आप देखें, the growth will be very, very strong for a long time to come. इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद आपके लिए घर का मतलब, घर एज एन प्रोफेशनल आपके लिए घर का मतलब और एक पर्सनल आपके लिए घर का मतलब क्या है? देखिए, आज भी मैं घर पे आता, फर्स्ट ऑफ ऑल जो घर बनाने में मेरा रोल इतना था, 0. ये जो घर पूरा कंप्लीट हुआ तभी मैं रहने को आया. कोविड टाइम था 2021 में, तो मैं आई केम टू दिस हाउस आफ्टर इट वाज कंप्लीट. माय वाइफ डिड एवरीथिंग. माय वाइफ along with an architect did everything. My role was 0. So today a house is a place you come back to and come and spend some time in the evening or spend some time over the weekend. और एज एन प्रोफेशनल, क्योंकि इतने साल आपने हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में गुजारे हैं, तब जब लोगों को आप जब लोगों को लोन देते हैं तब उनके मुंह पे जो खुशी होती है उसको देख के आपको क्या? See, life is all about taking happiness from other people's happiness. अगर आप किसी और को हैप्पी कर सकते हैं, उसमें जो आपको इतना हैप्पीनेस मिलता है, इतना आपको what should I say, the pleasure that you get, that makes up for everything else in life. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, लेकिन अब आपकी फैमिली से हम मिलना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे आपके साथ का सफर. ठीक है, चलो. तो चलिए अब मिलते हैं तिनाज से, जो केकी सर की डॉटर हैं. तिनाज, वेलकम टू द Hi. शो. हाय तो हमने सर से बहुत सारी बातचीत की और उसमें जी. पता चला कि सर तो वर्कोहॉलिक थे. जी. तो आपका और सर का कैसा रिलेशनशिप है? अभी या पहले? दोनों. आई थिंक मैं और मेरे डैड बहुत सिमिलर पर्सनालिटीज़ है हमारी. सो हमारे बहुत क्लैशेस होते हैं, बट आई थिंक हम बहुत क्लोज भी हैं बिकॉज हमारी पर्सनालिटीज़ इतनी सिमिलर है, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं. तो आई थिंक वो है. और अभी 2021 से मैं अपने पिताजी के साथ, अपने डैड के साथ काम भी कर रही हूँ. मैं हमारा फैमिली ऑफिस मैनेज करती हूँ, हमारे इन्वेस्टमेंट्स जो है मैनेज करती हूँ. तो उस हिसाब से अब प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी बन गया है सिवाय पर्सनल के. तो आई थिंक अब वो सिर्फ फादर डॉटर रिलेशनशिप है, उसके ऊपर प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी है. बॉस बन गए. जी, वेरी डिफिकल्ट टू सैटिस्फाई बॉस. वो सबके लिए ऐसा ही होता है. जी. लेकिन कैसे होता है ना कि जब हम छोटे होते हैं तो टाइम स्पेंड करना ज़्यादा चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी अच्छी यादें आपके दिमाग में अभी हैं सर अपने के साथ डैड को हॉलीडे के लेके? लिए? जी बिल्कुल. आई थिंक सैटरडे वो बहुत, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे भी उनका ऑफिस रहता था, इज व्हाट आई रिमेंबर. ऑफिस नहीं रहता था लेकिन वो जाते थे. आई रिमेंबर टिल द मर्जर ही यूज्ड टू गो एवरी सैटरडे. तो मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में थी, मुझे सैटरडे वो ड्रॉप करते थे मेरे ट्यूशन के पास सुबह, और फिर लेट आफ्टरनून जब वो घर जाते थे मुझे पिकअप करते थे, क्योंकि उनकी ऑफिस जो थी उस वक्त रेमन हाउस है चर्च गेट में, और फिर HDFC हाउस उसी के पास में. और जहाँ मेरा ट्यूशन था, मेरा स्कूल बहुत पास में था, सेंट एन्स फोर्ट में, और मेरा ट्यूशन कोलाबा में था. तो हमेशा वो मुझे ड्रॉप और पिकअप करते थे, और फिर हर संडे वो वॉक पे जाते थे और मुझे उठाते थे. एंड आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, लेकिन वो उनके साथ हमेशा जाना होता था. सो दैट आई रिमेंबर वेरी डिस्टिंक्टली. तो कौन सी ऐसी अच्छी बात जो आपने इतने सालों में सीखी इनसे? जी, बहुत अच्छी बात है. आई थिंक जैसे उन्होंने बताया दैट आई थिंक जो एक वैल्यू सिस्टम आपको अपने फैमिली से मिलती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. तो आई थिंक माई फादर्स ऑलवेज टॉट मी कि आपको अपना सक्सेस सर पे नहीं जाना चाहिए और आपका फेलियर शुड गेट योर हार्ट. सो यू हैव टू इंश्योर कि आप हर सिचुएशन में, क्योंकि अच्छा बुरा होता रहता है, you have to keep your head, you have to keep your head above the water, and you have to sort of always be aware कि आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए, और उतार चढ़ाव तो जिंदगी का मतलब ये एक नियम जैसा है.
तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उनसे सीखी है। और आई थिंक दूसरी बात ह्यूमिलिटी उनसे बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी है कि मतलब जैसे स्पीकिंग टू द सेम थिंग कि अब कभी भी अपने आप को ज़्यादा नहीं समझना चाहिए और सब लोगों से एकदम रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। तो फिर वो चाहे किसी कंपनी के सीईओ हो या फिर चाहे वो कोई आपका जो सर्विस प्रोवाइडर हो, ब्लू कॉलर वर्कर हो, वो ही क्यों ना हो। बहुत अच्छी बातें तो याद आती हैं, लेकिन कोई ऐसी बात होगी जो ऐसा होगा कि अरे पापा ये क्यों कर दिया आपने? अच्छा, क्यों कर दिया मतलब मतलब कौन सी ऐसी बात जो आपको पसंद नहीं आती? अच्छा, मेरे डैड की जी। अच्छा वही कि वो बहुत वर्कोहॉलिक है और वो बहुत मतलब वो अपने फैमिली को बहुत क्रिटिकल है, अपने आप को और फैमिली को लेके। मतलब इन द सेंस दैट वो कभी आपको कोई भी मैंने हमेशा उनको अपने कोलीग्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए देखा है, बहुत उनको इनकरेज करेंगे। लेकिन फैमिली में हमेशा आप अगर 100 कर रहे हो, वो आपको मतलब 80 का भी ये नहीं देंगे कि आपने इतना किया है। बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो हिज वे ऑफ थिंकिंग। ही इज ऑलवेज बिन वेरी कंजर्वेटिव पर्सन। तो वो हमेशा ये सोचते हैं कि आपको सेम थिंग ना, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कई बार आपके सर पे चढ़ जाए। तो ही इज वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ही इज वेरी वेरी व्हाट शुड आई से what's the word, frugal with his praise. He's very frugal with his praise. ऐसा कौन सा हॉलीडे होगा जो आपको बहुत अच्छे से याद है? जी, हमारा हर बचपन से हम ज़्यादा एशिया में जाते थे क्योंकि मेरे डैड और मुझे दोनों सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, ये सब जगह बहुत पसंद है। दुबई भी हम बहुत जाते हैं अभी कुछ सालों से। लंदन हर साल जाते थे, तो वो बहुत अच्छी यादें हैं वहाँ की। और फिर मैंने लंदन में पढ़ाई भी की थी। तो वो पहले हॉलीडेज में जाना, फिर पढ़ना, और फिर वंस यू बिकम अ स्टूडेंट देयर, you understand how the city functions, London tube network is, so you become very independent. So now in London I'm not a tourist, I'm more a resident. It's very easy for me to navigate the city is what I mean. So I think that डेफिनेटली। तो आगे चलते हैं और देखते हैं इस घर में कि किस सर का फेवरेट कॉर्नर कौन सा है। जी, these are sharks. Oh. The biggest one, and it's amazing, some of the small ones never grow. वो छोटे अच्छा, वो छोटे ही रहते हैं। This one is the biggest. It came this small. It was this size. हाँ। This one, oh yeah, you're right, it's fatter than True. that one. And it came this size, this Yeah. small thing. It's grown. It's a huge So- one now. And it's grown very fast. Yeah. हाँ। The house is beautiful. These artifacts, Yeah. lovely. My mom. All my wife's collection. Your own office Yeah. in your house. So this is a comfort zone. Yeah, so there are multiple, there are 3 desks here, so हम्म। it's easy to work. तो सर घर में भी ऑफिस ले आए। Sometimes meetings are from here, sometimes they're from home. Dedicated to work. Thank you so much, sir. My समय pleasure. निकाला Thank you हमारे very साथ much. चर्चा Thank में you. जुड़े। Thank you. Thank you so much. Thank Thank you, you. Chinaz. Thank you. Thank you so Thank you. much. Thank you.